Thank you, Minister, for agreeing to come to this special occasion in our life, in our existence as a newspaper. Without much ado, I will get into the subject matter of today's discussion, which is, development challenges in light of environment issues. And I would be using both the thing. I will be using English, so I hope it is okay with you. There is this issue about development and growth, और विकास और वृद्धि, इसमें अंतर तो है, पर you are the environment minister. Will it be, it will be good to know from you your perspective on विकास बनाम वृद्धि. लोग वृद्धि दर को बढ़ाना चाहते हैं, पर उससे विकास क्या पूरी तरह होती है? क्योंकि विकास तो एक सामग्रिक सार्वत्रिक चीज़ है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, क्लाइमेट चेंज है. तो इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ को एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आज की दुनिया में डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे एक्सेस टू एनर्जी. अगर आप लोगों को डिग्निफाइड लाइफ देना चाहते हैं तो आपको सभी लोगों तक बिजली पहुंचानी होगी. आपको जो लोगों की कंजम्पशन नीड है उसको आपको पूरा करना होगा, और आपको आखिरी छोर तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं भी पहुंचानी होगी. और तभी आप दुनिया भर में जो आपका ह्यूमन इंडेक्स है उसको आप अचीव कर सकते हैं. दूसरी तरफ जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसका प्रोटेक्शन होना वो भी बहुत ज़रूरी है. तो हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं. इन चीज़ों को साथ लेने के मद्देनज़र आज की दुनिया जितनी छोटी हो गई है और दुनिया में जितने बहुपक्षीय समझौते हो रखे हैं, उसमें दुनिया के सामने भी हमको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है. क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसमें दुनिया के सामने हर देश को अपने एनडीसीज, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को प्राप्त करने के लक्ष्य दिए गए. और भारत ने भी हमेशा दुनिया में ये कहा है कि भारत जो वर्तमान में क्लाइमेट चैलेंज के इश्यूज़ हैं उसमें सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहता है, ना कि प्रॉब्लम का. तो हमने जो अपने एनडीसीज पेरिस एग्रीमेंट में तय करे थे, जिसमें 8 एनडीसीज हमने दिए थे, 3 हमारे क्वांटिटेटिव थे, 5 हमारे क्वालिटेटिव थे. वो 3 में से 2 लक्ष्य तो हमने समय से 9 साल पहले पूरे किए, और ये एकमात्र देश G20 में भारत है जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया. हमने रिन्यूएबल के सेक्टर में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. हमने 2005 की तुलना में इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करना था उस लक्ष्य को प्राप्त किया. और हमने अपने एनहेंस एनडीसी भी दिए. और 2019 के ग्रीन हाउस गैस एमिशन के आधार पे हमने यूएई का जो कॉप हुआ था, कॉप 28, उसमें हमने अपने ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन है उसकी जो रिपोर्ट है दुनिया के सामने रखी. और हमने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि 140 करोड़ लोगों का ये जीवंत लोकतंत्र इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में वृद्धि को साथ लेकर के चला है, जिसे हमने अपने टारगेट के साथ पूरा भी किया है. Thank you, Mr. Minister, for this comprehensive response to what I thought was going to be a difficult question. But tell me and tell this audience that India was seen to be a part of the global South, and it is still a part of the global South. ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के में ऊपर काफ़ी
प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जोर भी दिया है। और जो बाकू में COP29 हुआ G20 के साथ, उसका एक ही समय ऑलमोस्ट हुआ। जो लीडरशिप का जो चैलेंज जो है, उस में भारत किस जगह में इस वक्त है? क्या उस लीडरशिप की दौर में अभी भी भारत ग्लोबल साउथ के लीडरशिप लेने में इच्छुक है, समर्थ है? और आगे की दिशा आप कैसे देखते हैं ये ग्लोबल साउथ की दृष्टिकोण से? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का या क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, इसका जब इम्पैक्ट होता है तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों पे होगा। कल को तूफान आएंगे, मौसम बिगड़ेगा, धरती पे कुछ भी समस्या आएगी तो दोनों को आएगी। मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में आपसे ये कहा था कि एनर्जी एक बड़ा इशू है। ये जो सिविलाइजेशन जिसमें आज हम रह रहे हैं, इसमें 300-400 साल पहले ही बिजली का आविष्कार हुआ होगा, एनर्जी का आविष्कार हुआ होगा, और इसका एमिशन बहुत ज़्यादा है। अब दुनिया में ये बात चलती है कि जो आप एनर्जी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, इसका एमिशन कम हो, इसके लिए आपको नेट जीरो पे जाना होगा। तो नेट जीरो पे सभी को जाना होगा, करेक्ट। लेकिन सबको नेट जीरो पे जाना होगा, लेकिन एक्सेस टू एनर्जी दुनिया के हर देश के हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। अब जब सबको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना होगा तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। टेक्नोलॉजी भी वैसी होनी चाहिए सबके पास, और टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होना चाहिए। तो जिनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने हिस्टोरिकली कार्बन एमिशन ज़्यादा किया, उन्होंने दुनिया के सामने कमिटमेंट किया था कि हम इसकी कमी को पूरा करेंगे। सही। तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ में इस बात में यकीन रखता है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए। पहला विषय, पहला बात। दूसरा, हम केवल ये मानते हैं कि क्लाइमेट डिस्कशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, ये केवल एसी रूम्स के चर्चा का विषय नहीं रह जाए। हमें क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड फोरम भी बनाने चाहिए। जैसे भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक कोलिशन बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। करेक्ट। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आज गुड़गांव में है। यस। दुनिया के 137 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो हम आपस में नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस अलायंस को लेके क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड रिन्यूएबल का एक पार्ट बड़ा प्रोग्राम है। दूसरा, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं, इसके कारण सबसे बड़ी समस्या जो प्राकृतिक प्रकोप है, नेचुरल डिजास्टर है, उसकी है। उसके लिए भारत ने इंग्लैंड के साथ मिलकर CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो उसमें भी हम दुनिया के देशों की ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को मिलाकर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम करना चाहते हैं। तीसरा, एक और जो बड़ा इशू है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज है, जिसमें एमिशन ज़्यादा होता है, मान लो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, इनको कैसे हम ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर के आए। तो भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर लेड इट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक नया कोलिशन बनाया। और पिछले जब दुबई में हमारी कॉप हुई तो प्रधानमंत्री जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री जी के साथ लेड IT का एक 2 पार्ट भी जारी किया। फिर दुनिया के आज जितना भी जो वाइल्ड लाइफ है, ये अगर आप देखेंगे तो उन्हीं देशों में है जो डेवलपिंग नहीं। बाकी लोगों ने तो अपनी सब वाइल्ड लाइफ का क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन जितने अफ्रीकन कंट्रीज़ है, भारत है, और हम ये जानते हैं कि जहाँ पर दुनिया की बिग 7 कैट्स रहती हैं, वो जंगल सबसे ज़्यादा प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न है, उनको कंजर्व करना चाहिए। और हमारे 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन में प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी। आज दुनिया के 27 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया, 97 कंट्रीज़ में ये है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जब G20 भी हुआ था तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हिंदुस्तान ने बनाया। तो भारत जो है
ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की आवाज़ में ग्लोबल साउथ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र तो चाहता ही है, साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, बेस्ट एक्सपीरियंस और आगे कैसे बढ़ा जा सके, इसके लिए क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भी चला रहा है, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि है दोनों विषयों को जोड़ने में। थैंक यू मंत्री जी फॉर दिस क्लियर आंसर। पर जो एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो बाहर से जो लगता है कि भारत तो अग्रगति की ओर है ये जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को कम करने के लिए, पर जो हमारे जो मित्र या जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनमें क्या कंसेंसस की जो एक सख्त ज़रूरत थी उसकी कमी आपको महसूस हो रही है, या उसको आप कैसे देखते हैं कि कई सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं शायद वो हमारे साथ इस मामले में एकजुट नहीं हो सकते या नहीं हो, कंसेंसस एज ए प्रिंसिपल इज़ दैट लैकिंग इन सम वे, और आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर देश अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, और जब हम इंटरनेशनल वार्ताओं में बैठते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जैसे LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, LMDC है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़, अफ्रीकन ग्रुप है, या अरबिक ग्रुप है, या अम्ब्रेला ग्रुप है जिसमें मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं। तो जब हम पर्यावरण की वार्ताओं में बैठते हैं तो हम लगातार कंसेंसस बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो पेरिस एग्रीमेंट आया ये उसी कंसेंसस का परिणाम था, और उसके बाद भी जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताएं हैं उसमें चाहे लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाने का विषय आया हो, चाहे कॉप में जाकर के हमने ग्लोबल स्टॉक टेक लिया हो, चाहे CBDR प्रिंसिपल को हम लोगों ने एग्रीड किया हो, ये कंसेंसस के बेस पे ही किया जाता है, और सब देशों की आवाज़ का ध्यान रखा जाए, डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ का भी ध्यान रखा जाए, और ये नॉलेज शेयरिंग बढ़े, इसके लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मैंने जो पहले वाक्य कहा था कि भारत हमेशा एनवायरनमेंट विषय में पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनना चाहता है, ना कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो कंसेंसस बिल्डिंग की जो चैलेंज आपको दिखती है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है इस वक्त? प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एक वाक्य में मेरे जीवन का आइडियल वाक्य करता हूँ, हाँ। चिंता मत करो, चिंता का समाधान करो और समाधान भी उतना करो जितना आपकी ताकत हो। तो उस पे लगे रहते हैं हम पॉजिटिव वे में। बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये ऑलवेज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जुड़ी हुई एक सवाल है कि इस मामले में जो विभिन्न देश का ये मानना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का पर्टिकुलरली कोयले को लेकर, और जो इसके साथ मेरा पहला सवाल जो था विकास और वृद्धि का जो एक संघर्ष चल रहा है, वो भारत में कोयले का इस्तेमाल अभी भी ज़्यादा हो रहा है, कोयले की जो काफ़ी खान में काम हो रही है, और कोयले की जो विद्युत जो उत्पादन हो रही है कोयले के से काफ़ी बढ़ भी रही है। तो इसको हम किस तरह से स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली इसको किस तरह से हम इसको देखें? नहीं, बहुत स्पष्ट है। हम पहली बात CBDR प्रिंसिपल को मानते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। दूसरा, दुनिया के सामने जो हमने अपने NDCs दिए हैं उसमें रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ाने की बात करिए, उस पर हम हैं। तीसरा, अगर आप सरकार के पिछले 10 सालों के प्रयास देखेंगे, हमने रिन्यूएबल की क्षमता को तो बढ़ाया ही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सरकार वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जा रही है। सोलर अलायंस, सरकार वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जा रही है। इस बार के अगर आप बजट में देखेंगे कि जो हम न्यूक्लियर बिल के लिए जो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, क्योंकि एक्सेस टू एनर्जी तो देना ही होगा, देश के हर नागरिक को बिजली मिले, देश के हर नागरिक का जीवन सुधरे तो करना होगा। तो सरकार ऐसे प्रगतिशील कार्यों पे आगे बढ़ी हुई है, और रिन्यूएबल में हमने जो क्षमताएं बढ़ाई हैं उसका आगामी लक्ष्य भी 50% का 500 गीगावाट का हमने अपने लक्ष्य में दिया है, और निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त करेंगे। क्षमताओं को बढ़ाना रिन्यूएबल में ये एकमात्र समाधान है, और उसके लिए देश की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगी हुई है।
और ये कोयले का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम कैसे क्षमता बढ़ेगी तो वो चीज़ खत्म, कोयले की खत्म हो जाएगी, तो क्षमता बढ़ाना चाहिए, क्षमता ही बढ़ाने में सरकार। अच्छा, लुकिंग एट द इंटरनेशनल सिनेरियो, COP 28 में इंडिया को होस्ट करना है, उसके बारे में 2028 में होगा, हाँ COP 33 करेक्ट, उसमें भारत का क्या रवैया रहेगा, भारत की दृष्टिकोण क्या रहेगी, कुछ उसके बारे में कुछ इंडिकेशन अगर आप दे सकते हैं तो। ये तो लगातार बढ़ने वाला विषय है। सबसे बड़ा जो विषय है वो सस्टेनेबल कंजम्पशन का विषय है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का एक पूरे दुनिया को आह्वान किया था, और हमारा ये मानना है कि जितने रिसोर्सेस इस धरती पर हैं, उन रिसोर्सेस को अगर हम इसी तरीके से यूज़ करें जैसे सबसे विकसित देशों में किया जाता है, तो हमें एक नहीं 7 धरती से काम चलाना पड़ेगा। जो नेट जीरो की परिकल्पना हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि नेट जीरो का सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेचर ही है। नेचर में कोई फल भी लगता है और पक्षी खाता है तो नीचे गिर के खाद बनता है, प्लास्टिक की तरह परमानेंट नहीं रहता है और गार्बेज नहीं बनता है। नेचर का कोई भी प्रोडक्ट गार्बेज नहीं बनता है, क्योंकि नेचर में रिसाइकिल की क्षमता है। और भारत ने रिसाइकिल की और सर्कुलर इकोनॉमी की ताकत को पहचाना है। प्रधानमंत्री जी ने सर्कुलर इकोनॉमी को वेस्ट टू वेल्थ कहा है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में सर्कुलर इकोनॉमी की ताकत बहुत बड़ी है, जिसके लिए काम होना चाहिए। दुनिया में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का विषय उसको लेकर के हम कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय उसको लेकर के हम कर रहे हैं। कंसेंसस का विषय उसको लेकर के हम कर रहे हैं। कॉप अभी 25 में ब्राज़ील में होगी। तो हर कॉप अपने जो पिछली कॉप होती है उसके विषयों को लेकर के आगे जाती हैं। तो हम भी जब कॉप का आयोजन भारत जब करेगा तो इंटरनेशनल कंसेंसस को इवॉल्व करने का ही काम करेगा। ओके ओके, थैंक यू। जो आपने जो जलवायु परिवर्तन की बात कही, उससे जो उसके जो प्रकोप जो होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। हमने जो पिछले कई सालों में देखा है, उनकी जो मात्रा बोलिए या उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें तो बढ़ोतरी हो रही है। हर जगह हम हर बार दिल्ली में इस गर्मी में भी सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज का हो रहा है। पर 2 सवाल मैं इसमें करूँगा कि एक तो है कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो अनिवार्य करीब के हैं, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते आप। तो एग्रीकल्चर उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उसके ऊपर हो रहा है, और एग्रीकल्चर हमारी अर्थनीति में उसका शेयर तो कम है, 17% 18%, पर उसका जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर के लिए हम कोई अलग कोई नीति या कोई अलग कोई अप्रोच क्या कर सकते हैं, ये एक बात। और दूसरी बात है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको भी इसके ऊपर काफ़ी, और इसमें काफ़ी जॉब्स क्रिएट होते हैं। सो हमने देखा ये क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ में एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन दोनों में काफ़ी एक धक्का पहुंचता है, और इसको संभालने के लिए आपके अनुसार क्या एक ऐसी कोई नीति या अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि हम इसको और भी आगे ले जा सकते हैं? ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुझे ध्यान है कि शर्म एल शेख में जब कॉप हुई थी तो यूएन जनरल सेक्रेटरी जो हैं मिस्टर गुटेरेस, उनकी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी। आई वाज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। ओके। उसमें एक विषय कहा था कि दुनिया के जितने भी छोटे देश हैं उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए। और आप अगर देखेंगे कि हमने पिछले दिनों जैसे बंगाल में आम्फान को देखा या ताउत के ये हमारे लगातार तूफान देखे हैं। पिछले दिनों जब गुजरात वगैरह में भी डिज़ास्टर आया था तो उसमें कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था।
उसका कारण था कि हमारे जो उपग्रह हैं उनके सिस्टम अर्ली वार्निंग के, वेदर प्रिडिक्ट करने के ऐसे सिस्टम हैं जिसमें नेचुरली साइंस ने अच्छा काम किया, जिसको हमें सभी देशों को देना होगा। हाँ। बल्कि ये जो CDRI मैंने आपको कहा है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कोलिशन का उद्देश्य ही यही है। और जब ग्लासगो में कॉप हुई थी तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस समय तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री थे और इंग्लैंड के भी प्रधानमंत्री थे, भारत ने भी उसमें आर्थिक सहायता देके एक और छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, आइरिस, जिसमें भारत ने कहा था कि हम अपनी जो उपग्रह की जो जानकारी है, वो जो छोटे देश हैं जैसे गयाना है, जो हमारे वेस्ट इंडीज़ वगैरह के देश हैं, उनको भारत ने आइरिस में वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करी थी। और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उठने वाले तूफानों के लिए भी भारत इस क्षमताओं को करता है। तो पहला विषय तो ये है प्राकृतिक आपदा से बचने का, और इस पर अभी सरकार ने और हमारे मौसम विज्ञान ने, हमारे मंत्रालयों ने अच्छा काम किया और सरकार ने भी इसमें निर्णय लिए हैं। दूसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बने, उसके लिए नई पौधे, तकनीक, नए विषयों को कृषि क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज केवल, आप इसको केवल धरती का तापमान बढ़ना मत मानना, इसका एक और चैलेंज है। और दुनिया में केवल एक कॉप नहीं होती है, 3 कॉप होती हैं। एक कॉप है UNCCF, वो जलवायु का तापमान बढ़ने के लिए है। दूसरी है बायोडायवर्सिटी कॉप, वो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी को चिंता करने के लिए है। तीसरी जो है वो UNCCD है। करेक्ट। वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन है। अब ये जो जमीन का बंजरीकरण हो रहा है, इसका सबसे बड़ी चुनौती है। मैं मानता हूँ और मैंने दुनिया के सामने भी ये विषय रखा कि जमीन बंजर क्यों हो रही है, पेस्टिसाइड के यूज़ के लिए। भारत ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। यस। कि आपकी ज़मीन की क्षमता क्या है, कितना आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे हम अपनी हेल्थ को पहचानते हैं तो अपनी धरती की भी हेल्थ को पहचानें। दूसरा, नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया है। तीसरा, हमने ग्रीनिंग पे जोर दिया, जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है कि धरती को वापस से हरा भरा कैसे किया जाए। क्लाइमेट चेंज को केवल धरती का तापमान बढ़ जाए ऐसा नहीं मानना चाहिए। ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बायोडायवर्सिटी लॉस और ज़मीन का जो बंजरीकरण का खर्चा है, और इसलिए लोग मेरे को कहते हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम आपने अपने 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। हमने कहा दिया है क्योंकि हम धरती को बंजर होने से बचाना चाहते हैं, इसके लिए हमने काम किया है। एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि सारे जो डेटा आते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज में भारत की अर्थनीति की कितनी क्षति होनी है, कोई डेटा कहते हैं कि 2100 सदी में भारत की GDP 3 से 10% गिर जाएगी क्लाइमेट चेंज के कारण। कोई कहता है कि जो भारत की पॉवर्टी रेट जो है वो 3 से 5% बढ़ जाएगी 2040 में। ये सारे जो एस्टीमेट आते हैं सारे विदेशी संस्थाओं से आते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि इस दिशा में क्या भारत की अपनी एक कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि हम अपना एस्टीमेट, फोरकास्टिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इनिशिएट जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, ऐसी कोई चीज़ क्या रेगुलर इंफॉर्मेशन फ्लो होनी चाहिए, या आपके उसके बारे में क्या अनुमान है, क्या आपका दृष्टिकोण है? देखिए जी, कुछ लोग दिक्कत यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट की स्टडी कम करते हैं और फॉरेन वालों की ज़्यादा करते हैं। सही बात है। मुझे बताइए, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की GDP बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बढ़ी। अब मैं आपके बैठे हुए सभी दर्शकों को और आपको कहना चाहता हूँ कि भारत के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की नेट पर उपलब्ध है जानकारी, उसको पढ़ लीजिए। 2014 में भारत का जो फॉरेस्ट एरिया था वो 5,39,000 स्क्वायर किलोमीटर था।
जो 2024 में बढ़कर 8,27,000 हो गया, तो ये बढ़ा या घटा? नहीं, बड़ा है। तो पर जीडीपी लोग के कह रहे हैं डेफिनेशनल इशू GDP है उसमें। वो तो 2014 में भी था। नहीं, डेफिनेशन शायद थोड़ा बदल गया होगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 में भी था, वही सेम डेफिनेशन था, उसी डेफिनेशन। अच्छा। वही इंस्टीट्यूट कर रहा है, अच्छा, वही साइंटिस्ट कर रहे हैं। हाँ। दूसरा मैं आपको बताऊं, अच्छा। 2014 में हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरिया 757 थे, अब वो 1135 हो गए। बढ़े या घटे? बड़े। तो फिर कहाँ, हमारी तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है। फिर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर 2014 में, अब इसमें तो डेफिनेशन का इशू नहीं है, अच्छा। काउंटिंग का इशू है। हाँ। कि जो टाइगर थे, हाँ। वो 2226 थे 2014 में, वो 3282 हो गए। तो बढ़े या घटे? एकदम बड़े। तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं तो है। हमारी, अच्छा, उसके बाद रामसर साइट जो थी वो 2014 में देश में केवल 26 थी, अब हमारी रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 89 हो गई। तो बढ़ी या कम हुई? बड़ी। फिर जो इको सेंसिटिव जोन एरिया था वो 2014 में केवल 9 थे। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेट पे जाके चेक करो, बाद में मुझे क्वेश्चन करो। वो 2014 में 9 थे, वो बढ़कर 351 हो गए। कितना? काफी बड़ा है। तो बढ़े या घटे? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को क्या लगता है, जब हम प्रोसीजर को फैसिलिटेट करते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ हो गई। देश के आंकड़े पढ़िए, देश के आंकड़ों में विश्वास करिए। भारत इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर के बढ़ रहा है। जो हमने ग्रीन हाउस गैस के, अच्छा, ये जो COP20 इसमें यूए कॉप में जो हमने दिए थे डेटा, वो भी नेट पे अवेलेबल है, और उसको दुनिया के सारे साइंटिस्ट आके एग्जामिन करते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ मैं फैक्ट के बेसिस। सो इट्स अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली, वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल, दैट इज व्हाट। हाँ, No, I mean, this is a very important issue. Yes, ये डेटा और सामने आना, कम्युनिकेशन और भी सामने आने चाहिए, वो उसकी, जिससे कि उसकी चर्चा अच्छी तरह से, ठीक तरह से हो। एक सवाल और भी, एक ऐसा ही सेंसिटिव सवाल है कि बहुत लोगों का मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज, इसकी डिबेट साल में सिर्फ एक बार होती है। वो 1 महीने के लिए, वो जब COP की मीटिंग होती है उसके पहले, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं सब लोग। उसकी की अलग एक टीम होनी चाहिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की डिफेंस मिनिस्ट्री में टीम है, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक लॉन्ग टर्म एक टीम है, पर क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट इश्यूज वो साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद गो बैक टू योर ओल्ड ऑफिसेस, डू योर ओन वर्क। नाउ is that a wrong impression? And I deliberately raising this issue with you because you are the right person to actually dispel or throw some fresh light on it. देखिए, क्लाइमेट तो हमारे को हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। अर्बन हाउसिंग में भी है, इंडस्ट्री में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत भी है, फॉरेस्ट्री के अंतर्गत भी है। तो क्लाइमेट तो हमको, और फिर जब हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो फिर वो एनर्जी मिनिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है। और इसके लिए देश में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। और जो बहुत सारा, जब ग्रीन ग्रोथ करते हैं तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ग्रीन ग्रोथ नहीं होता है, ओवरऑल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट का होता है, सबका ग्रीन ग्रोथ होता है। और ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो जीवन को तो इतना सा बांधा नहीं जा सकता जरूर। और फिर कोई एक COP नहीं होती, मैंने अभी कहा है, दुनिया में 3 COP होती हैं। उसके अलावा भी दुनिया में जितने दुनिया भर के बहुपक्षीय वार्ताएं होती हैं उसमें क्लाइमेट महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये भी जो COP होती है, इस COP से पहले दुनिया में 3-4 जगहों पे डायलॉग्स होते हैं। फिर एक कमेटी बना रखी है IPCC, उस कमेटी की रिपोर्ट पे दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं। प्री COP होती है, उसमें जाकर के प्रिपरेशन करना होता है। फिर अपने देश के जो आपके अचीवमेंट्स है वो आपको वहाँ पर रखने होते हैं। तो ये कंटिन्यू चलने वाला डायलॉग है। बिजनेस स्टैंडर्ड उसको ज़्यादा माइलेज देगा तो लोग ज़्यादा समझेंगे। आपकी बात हमने सीरियसली ली है, पर जो एक डिमांड तो है कि एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की,
ये गलत डिमांड है, सही डिमांड है, या परमानेंट ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी है? सभी को मिलकर के काम करना पड़ता है। हम केवल नोडल एजेंसी का काम करते हैं, लेकिन सब लोग मिलते काम करते हैं। और एक सवाल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है कि जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी जो है, उससे जुड़ा हुआ है सवाल है कि ये भी विकास और वृद्धि के साथ जो इसको आप कैसे देखते हैं कि कुछ डाइल्यूशन लोग कहते हैं, तो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो कहते हैं अरे भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपने सब कुछ कर दिया, पर इसका इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ता है। तो आपका क्या इसमें इस नज़रिया है? देखो, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के द्वारा हम किस प्रकार से देश के बिजनेस को एक नया मॉडल दे सकते हैं। हमारे मंत्रालय में पहले जो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस होती थी वो उसमें 180 से ज़्यादा दिन लगते थे। अच्छा, करेक्ट। 180 दिन का अर्थ कितना हुआ कि अगर आज आपने एप्लीकेशन लगाई है तो 6 महीने लग गए आपके। तो 6 महीने तो आपको एप्लीकेशन इसी में लगेंगे। अब हमने परिवेश पोर्टल बनाया है। कोई भी जगह आप क्लियरेंस लेने जाते हो तो आपको 4 तरह की क्लियरेंस चाहिए। आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, अगर फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए, और अगर समुद्री एरिया है तो आपको CRZ क्लियरेंस चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि फाइल चलती है, बोलती नहीं है, बात ही नहीं करती एक दूसरे से। हमने सबको परिवेश के एक पोर्टल पे लेके आए। अब आप देख सकते हो मेरी फाइल DFO के यहाँ है, मेरी फाइल एनवायरनमेंट में, मेरी फाइल यहाँ पर है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो पहले 180 से ज़्यादा दिन EC क्लियरेंस में लगते थे, उसको हम रिड्यूस करके 80 के ऊपर ले आए, केवल सिंपल ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। करेक्ट। दूसरा, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में 361 डेज लगते थे। तो पहले तो 361 डे वहां जाओ, करेक्ट, फिर 180 डे एनवायरनमेंट क्लियरेंस पे जाओ, तो 1.5 साल गया। फिर वाइल्ड लाइफ हो तो और 2-3 साल के लिए जाओ, तो आप कैसे ग्रोथ करोगे? इसको अगर आप मानते हो कि बढ़िया सिस्टम है तो ये बात करने वालों को मुबारक, और इसको अगर एक करके फैसिलिटेट करके लोगों को सही तरीके से देना हो तो ये हमारी सरकार का विज़न है, ये हम कर रहे हैं। जो आलोचना करने वालों को बताना चाहिए कि सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी में बुरा क्या है। तो हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम, और जो बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिस्टम है, लेकिन उसको करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये परिवेश पोर्टल इसका एक बड़ा उदाहरण है। और इसके साथ क्या NGO के साथ वार्तालाप करना का क्या इसके साथ, क्योंकि बहुत लोग के साथ वार्तालाप तो सभी के साथ होती रहती है, और हम तो हमेशा COP में जाते हैं तो जितने भी थिंक टैंक हैं सबको बुला करके बातचीत करते हैं, और हमें किसी से भी कोई बढ़िया सुझाव लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ओके। अगर फ्लो मतलब डिस्कशन कर सकते हैं तो आप सवाल लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं है? मुझे कोई आपत्ति, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एक साथ पूछ लेंगे, मैं एक साथ जाओ। करेक्ट। Hello sir, this side Saurav Agarwal from Sequest Capital. I head South Asia. We are leading carbon project developer. We are a multinational. मेरा सवाल है कि इंडिया ने रिसेंटली CCTS स्कीम लॉन्च की है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। जरा ठीक से बोलिए, जरा आवाज ठीक से नहीं आ रही है। Now am I clear? हाँ, you are clear now. Yeah. Okay. India has recently launched CCTS scheme, carbon credit trading scheme, and we had this Prakriti 2025 event where we had the inaugural event, और वो अगले साल वो कार्बन मार्केट लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। Now under this scheme ये जो रजिस्ट्री है that does not have a mutual recognition with Vera and Gold Standard, जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज है। What it means is कि जो फॉरेन बायर्स हैं who are the major who are the provide liquidity, और जिनको ज़रूरत है क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में ESG norms partially mandatory हो गए, it will not be that lucrative for them to enter this CCTS scheme. So and I don't know why it has been done, it was long debated, फिर भी अलग अलग है, वो mutual recognition नहीं है। तो do you think like the equity market story, the carbon market story will go that way, the
fundamentals of Indian markets are sound enough ki that will over a period of time take this route and that will attract the foreign investors who will provide the much needed liquidity. Okay, carbon trading. Second question? Yeah. Yeah, go ahead. Sir, I want to ask the minister. You identify yourself. So my name is Shvansh Kumar Raj. I'm from Hindu College, Delhi University. Okay. I wanted to ask you, sir, about EIA 2020. There was a lot of backlash on that. What can you tell us about why did you are talking about environment, and I love the way that you presented statistics to prove that. I have two questions. First of all, in the previous session, Nirmala Sitharaman was here, and she stated about the shift from multilateralism to bilateralism. You're talking about solar alliance and everything. How will that work, given that she stated that multilateral institutions are losing their touch in the same context? Okay. And the second thing about EIA 2020, post facto approval, how does that help the environment? Okay, third question. Yeah, go ahead. हेलो सर, माय नेम इज़ सृष्टि, मैं आसाम से आई हूँ। अभी बहुत सक्सेसफुल असम एडवांटेज असम का समिट अभी ख़त्म हुआ था, जहाँ पे हाईलाइट मोस्टली सस्टेनेबिलिटी पे था। तो टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर आई आस्क माई क्वेश्चन। आपने कहा था कि ज़्यादा एक्सटर्नल रिपोर्ट पे ध्यान मत दिया करो, पर 2024 वेस्टर्न रिपोर्ट्स तो फिर उसके अलावा ये भी पढ़ा ओके पर अभी कुछ रिपोर्ट था नहीं। तो फिर एक रिपोर्ट है जो नेचर ने लिखा था कि इंडिया अभी इस 2024 में सबसे मेजर प्लास्टिक पोल्यूटेंट कंट्री है, और INC 5 जो हुआ था, जो कि कॉप ऑफ प्लास्टिक ट्रीटी होते हैं, उसमें भी कोई कॉन्क्लूसिव सोल्यूशन नहीं है कि प्लास्टिक हैज़र्ड को कैसे मैनेज किया जाए। और आपने भी अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सर्कुलरिटी पे फोकस कर रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ को। तो मैं क्वेश्चन आपसे ये था कि व्हाट स्पेसिफिक पॉलिसी और मेजर गवर्नमेंट ले रही है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, एंड स्पेशली सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को फोकस करने के लिए, बिकॉज बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनी आ रही है जो यूज़ कर रही है प्लास्टिक पोल्यूशन को एज अ वेल्थ फॉर कंस्ट्रक्शन। एंड आप क्या इंसेंटिव दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इन दिस रिगार्ड? थैंक यू। आप ले सकते हैं, 3 सवाल हो गए। 3 बात। हाँ 3, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो पहला सवाल तो मिस्टर सौरभ का था। हाँ, कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन क्रेडिट के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 के अंतर्गत दुनिया भर में रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी, लेकिन ग्लासगो में हमने आर्टिकल 6 को पास किया। अब जाकर के 6.2 और 6.4 का काम पिछली बार बाको में पूरा हुआ है। अभी हम लोगों ने जो अपने देश में तैयारी करने की दृष्टि से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशन है निकाले हैं, लेकिन जब तक आर्टिकल 6.4 में पूरी तरीके से रजिस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी, उसके बाद ही आपके सारे प्रश्न आगे के आएंगे। लेकिन हमारी पहले की तैयारी है, इसलिए हमने पहले कर लिया। लेकिन कार्बन क्रेडिट के साथ साथ हमारी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की तरफ से ग्रीन क्रेडिट का भी एक नोटिफिकेशन निकाला है। वो दोनों का विषय तब आएगा। जहाँ तक ये हिंदू कॉलेज के मिस्टर राज का विषय है, आपके बारे में कहना चाहता हूँ कि मैटर अभी सब जुडिस है, इसलिए इस मंच से नहीं बोलूँगा। तीसरा विषय जो सृष्टि का विषय है, इसमें फिर मैं सृष्टि कह रहा हूँ, डेटा को एक अलग तरीके से पढ़ा करो। दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ का पर कैपिटा प्लास्टिक यूसेज 100 kg है, और हमारा जो पर कैपिटा यूज़ है वो अफ्रीकन कंट्री के बराबर है। ये ऐसा ही है जैसे हमें कहते हैं हम चौथे नंबर पे कार्बन एमिशन कर रहे हैं। हमारा चौथे नंबर पे कार्बन एमिशन मतलब दुनिया में हमारा 4.5% का योगदान है, लेकिन हमारी आबादी तो 17% है। अगर 17% डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो उनका कार्बन एमिशन 60% है। तो पर कैपिटा में हम कम है, पर चूंकि हमारी जनसंख्या ही 140 करोड़ है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख है, वो 100 kg करेंगे तो उनका कितना होगा। तो इसको इस तरीके, लेकिन फिर भी आपने जो प्रश्न उठाया है, भारत ने यूनिया से पहले ही, यूनिया 5.2 से पहले ही
कंप्लीट सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया। आज भी हमारे मंत्रालय की मीटिंग है, हम अल्टरनेट पे भी जाना चाहते हैं और अल्टरनेट पे जितना हम जाएंगे उतना हम इस चीज़ को प्रयोग को बंद करेंगे। लेकिन हमने अपना कमिटमेंट था सिंगल यूज़ को बंद किया है, हमने उसकी मात्रा वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल से कराकर पूरी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन हम अल्टरनेट पे भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी मिनिस्ट्री नौजवानों में जो नए स्टार्टअप हैं, अभी हमने बीच में एक अच्छा कार्यक्रम कराया था आइडियाज़ फॉर लाइफ। आइडियाज़ फॉर लाइफ है कि जो नौजवान नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, हमने उनको एक बार एक ऐसा विज़न दिया कि आप ज़रा 7 चीज़ों के बारे में सोचो। पहला हमने कहा कि सेव एनर्जी, कैसे नए स्टार्टअप आ सकते हैं जो सेव एनर्जी के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा सेव वाटर, आप कैसे नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं टेक्नोलॉजिकल भी जो सेव वाटर। नंबर 3 सेव फूड, आप कैसे काम कर सकते हैं। नंबर 4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नंबर 5 नए ई वेस्ट को लिए आप कैसे नए स्टार्टअप लेके आ सकते हैं। नंबर 6 था स्टॉप फॉर द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो उसका अल्टरनेट क्या लेके आएंगे। और नंबर 7 तो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो सबको 40 के बाद में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो नंबर 7 यही है हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे आइडियाज़ को लेकर के हम देश के लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी का विज़न विकसित भारत का है, उसमें सारे आइडियाज़ सारे जी हैं। Final round of 3 questions maybe, and we'll close the session after that. Yeah, please go ahead. And identify yourself. Can I ask a question? Okay, I'm Shweta and मैं ESD strategy पे काम कर रही हूँ सेफ एक्सप्रेस में, which is into logistics. और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम क्या सोच रहे हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को में मतलब डीकार्बनाइज करने के लिए। व्हाट आर आवर स्ट्रैटेजीज स्पेसिफिकली ईवी एंड देन हाइड्रोजन, तो ये क्या जर्नी है। एंड प्लस ईवीज़ कमर्शियल व्हीकल ईवीज़ की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो लॉन्ग हॉल रूट पे शायद इनका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है, आगे आने वाले टाइम में हम किस तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे एंड किस टाइम ड्यूरेशन में, और कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ये टिल वी एक्चुअली ट्रांजिशन टू अनदर टेक्नोलॉजी विच इज़ हाइड्रोजन। सो हाउ डज इट वर्क? Thank you. Second question. Yeah, identify yourself. I'm Pooja Das. Okay. I work for Business Standard, sir. I have Oh. 2-3 questions. Yeah. No, she is changed. She's with us now. Okay. Right. Sir, after COP29, we saw how they failed us, as in they did not meet our expectation in terms of mobilizing the amount we demanded. When I say we, that means Global South, right? We just got 300 billion by 2035. So how is that going to impact our next round of NDCs in terms of setting goals, and is India going to put emphasis on adaptation? That is one. Second being, sir, on air pollution, we face the issue around the year, but it is mostly highlighted during winter, especially in northern regions. So are we working on any comprehensive plan so that we can tackle it just like China did? Okay. Thank you so much. Third, final question. Yeah, that side. We don't go to the back. Yeah. Namaste, sir. Identify yourself first. Yes, my name is Deepthi Jetwani. I work for a market research firm called Sint, attending here as a delegate. Thank you. Sir, मेरा सवाल ये है कि आज पूरे दिन हमने बहुत सुना कि India needs to do more in manufacturing, which will lead to higher emissions. Have you considered this in your plans as we increase manufacturing in our country but also meet our net zero commitments? Thank you. Thank you. I think 3 questions and we'll close after this. सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और क्यों?
आपने जेंडर बैलेंस कर दिया। दूसरा, पहला जो क्वेश्चन श्वेता जी ने किया था लॉजिस्टिक को लेकर के, ये पूरा जो स्कोप है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन मैं आपको ये कहना भी चाहूँगा कि आपका जो पूरा ईवी पॉलिसी और जो लॉजिस्टिक पॉलिसी और हम उसको अचीव कैसे करेंगे, हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट हमने 2070 का नेट ज़ीरो एमिशन का दिया है उस पर अवेलेबल है, आपको पूरा मिल जाएगा। दूसरा जो दास ने जो क्वेश्चन मेरे को दो क्वेश्चन पूजा दास ने जो क्वेश्चन रेस किए, पहला उनका ये था कि बोको में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि $300 बिलियन जो है वो आपको सफिशिएंट नहीं रहेगा। अभी ये तो माना ही जाता था कि जो हमारा यूएई का कॉप हुआ था जिसमें हमने जीएसटी किया था, ग्लोबल स्टॉक टेक लिया था, उस ग्लोबल स्टॉक टेक के बाद लगता था कि दुनिया में कई $5 ट्रिलियन चाहिए तब जाकर के हम इस ऑब्जेक्टिव को पास कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल स्टॉक टेक में ये होता है कि हर देश को अपने एनडीसीज देने हैं, तो केवल क्वांटिटेटिव एनडीसीज को मिलाया जाए तो भी $5 ट्रिलियन पैसा चाहिए। अब उसमें $300 बिलियन तो कुछ नहीं है। भारत का जो एक विषय रहता है कि ये सारी वार्ताओं में सबसे पहले ये लगाया जाना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ये चैरिटी है, ये सब्सिडी है, ये ग्रांट है, ये लो कॉस्ट लोन है, ये एक विषय है जिस पे हमने अपने कंसर्न रखे थे। तो जब तक वो विषय नहीं होगा तब तक हम दुनिया में क्लाइमेट फाइनेंस का मोबिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो विषय कहा है कि नॉर्थ के हमारे जो पॉल्यूशन का विषय रहता है, ऑलरेडी हमारी सरकार ने 3 साल पहले एक अथॉरिटी को बाकायदा लोकसभा से एक्ट पास करके बनाया है CAQM, और CAQM को बनाने का अर्थ है कि जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो उसका कॉज अकेला दिल्ली नहीं है, उसके लिए हमें एयर शेड को पहचान करनी होगी, और वो अथॉरिटी लगातार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और राजस्थान के जो NCR एरिया है उनके साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य कर रहे हैं। जो हम ग्रैप को भी लागू करते हैं उस अथॉरिटी के माध्यम से लागू करते हैं, और वो अलग अलग चीज़ों के विषयों में, चाहे उसमें पराली बर्निंग का विषय हो, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन का विषय हो, चाहे उसमें CNG गैस को लागू करने का विषय हो, चाहे डस्ट के कंट्रोलिंग का विषय हो, CAQM लगातार उसके लिए ऑर्डर भी करती है, लगातार उसके लिए डिसीजन भी लेती है। वो बॉडी उसके लिए एक स्पेसिफिक बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। और जो फाइनल क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपने मेरे को कहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी ऑलरेडी नेट ज़ीरो का जो हमारा 2070 का डॉक्यूमेंट है उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। थैंक यू। आई थिंक और ये नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। आई थिंक द मिनिस्टर हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट मच ऑफ दैट वी टॉक अबाउट एंड डिस्कस is actually already available in the public domain, which we normally don't access, and we take the trouble of asking the minister. But what a wonderful experience it was, Mr. Minister. I don't know how 45 minutes went by. I thought of asking you some difficult political questions in light of all that people are talking about, the new leadership at BJP. So I thought पॉलिटिकल क्वेश्चन एनवायरनमेंट क्वेश्चन से ज़्यादा इजी होते हैं। दोनों ही पर्यावरण की बात है। Thank you very much. Thank you very much. And if you want to have any closing comments or remarks, please go ahead and feel free. We are really indeed grateful to you for your coming here and spending some time with us. Please go ahead. एक जो मैं क्लियरिटी करना चाहता हूँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सही बायलैटरल का विषय कहा था। ये जो ISA वगैरह है ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, ये फोरम कोई डिस्कशन फोरम नहीं है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है जो जिसको उस संदर्भ में हमें लेना चाहिए। और एक विषय में जो लगातार दुनिया के क्लाइमेट चेंज की वार्ताओं में जाते हुए देख रहा हूँ कि दुनिया में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की साख भी बढ़ी है, भारत की ताकत भी बढ़ी है। हम सब मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन एक 2047 के विकसित भारत के लिए करें, और जब 2047 का विकसित भारत का मंथन हो तो हम एक शक्तिशाली भारत के रूप में बिजनेस स्टैंडर्ड के सामने बैठें। यही मेरा कहना है। थैंक यू।